आपको बता दें कि दो इस्लामी मुल्कों के बीच मिडिल ईस्ट की जमीन पर जो तस्वीरें उभर रही हैं वो सिर्फ डराने वाली नहीं बल्कि दुनिया को हिला देने वाली है। आसमान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट है, जमीन पर आग और धुएं का गुबार है, शहरों में दहशत का साया पसरा हुआ है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। शनिवार दोपहर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। इन हमलों के बाद राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। सायरन गूंज रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और बंकरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। इसी बीच सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर यह सामने आई कि ईरान का सर्वोच्च नेता अली खामेनेई इस हमले का शिकार हुआ और उसका खात्मा हो गया। ईरान पर हमले और खामेनेई की मौत की खबरों के बाद स्थिति तेजी के साथ बेकाबू होती हुई दिख रही है। तेहरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वह मिडिल ईस्ट में मौजूदा अमेरिकी सैन्य अड्डों और इजरायल पर ऐसे जवाबी हमले करेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। इसके जवाब में ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो अमेरिका की प्रतिक्रिया विनाश होगी। और अब ये तनाव अब सिर्फ ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं रहा। दावे ये किए जा रहे हैं कि ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाकर हमले किए। पूरे अरब क्षेत्र में हाई अलर्ट है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजरायल के ऑपरेशन लायंस रोर ने ईरान के भीतर भारी तबाही मचाई है। इसके साथ ही दुनिया दो साफ जियोपॉलिटिकल खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। विशेषकर ये मानते हैं कि अब ये लड़ाई सिर्फ देशों की नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट पर नियंत्रण बनती हुई नजर आ रही है। इसी बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दूतावास ने सभी भारतीयों से घरों में रहने, गैर जरूरी आवाजाही से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। साथ ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की यह भयावह तस्वीर सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, ये संकेत दे रही है कि दुनिया एक बार फिर खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है। तो फिलहाल आपको बता रहे तस्वीरें जो है उस साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अभी स्थिति बेहद ज़्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। तो इजरायल की ईरान पे स्ट्राइक अबिज क्वारंट्रेड में भी आपको बता दें कि स्ट्राइक यहां पर की गई है। तेहरान में भी और साथ ही साथ खोरमाबाद में भी एयर स्ट्राइक हुई है। देजफुल में भी आपको बता दें कि भारी असर देखने को मिला है। सीरिया में भी स्थिति खराब। ईरान का इजरायल समेत 9 देशों पर हमला। जॉर्डन भी इसकी चपेट में अब आ चुका है। उसके बाद आपको बता देते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान और इजरायल के बीच का जो विवाद है वो आपको बताते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल मुद्दा ये दूसरा मुद्दा है जो लगातार विवाद की जड़ बना। उसके बाद इजरायल को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में दखलंदाजी ये भी एक प्रमुख कारण है। इतिहास के सबसे क्रूर नेताओं में से एक अली खामेनेई अब मर चुके हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान नेतृत्व कौन करेगा ये जानता हूं, ट्रंप की तरफ से कहा गया। अमेरिका बमबारी पूरे हफ्ते या जब जरूरत होगी तो उस हिसाब से की जाएगी। ईरानी सैनिक सरेंडर कर दो, अब माफी मिल सकती है, बाद में केवल मौत ही मिलेगी। हमले का मकसद अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और खतरे को खत्म करना था। इतिहास के सबसे क्रूर नेताओं में से एक अली खामेनेई अब मर चुका है। तो अमेरिका बमबारी पूरे हफ्ते या जब जरूरत पड़ी तो उस हिसाब से यहां पर की जाएगी। ईरानी सैनिकों को लेकर भी जानकारी जो है वो फिलहाल साझा की गई। अब तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। जैसे ही ये जानकारी सामने आई कि खामेनेई का खात्मा यहां पर कर दिया गया, उसके बाद से आपको बता दें कि महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं खामेनेई का पोस्टर लेकर और रोती हुई नजर भी आ रही हैं। और ये दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब देखिए, ईरान में हमला हुआ, ईरान में खामेनेई की मौत हुई, लेकिन उसका असर दिल्ली में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमले का मकसद अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और खतरे को खत्म करना था। ये बात ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कह दी गई है। यानी कि कुल मिला के जिस तरीके से अटैक हुआ वो बेहद सटीक था। अमेरिका, इजरायल को पूरी जानकारी थी कि उस वक्त खामेनेई कहां पर मौजूद है, उसके साथ कितने लोग और मौजूद हैं, उस हिसाब से अटैक हुआ और बेहद सटीकता के साथ यह हमला देखने को मिला। और कुछ खास मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पूर्व राजनायक हैं
कमर जी, स्वागत है आपका। और रक्षा विशेषज्ञ है कमांडर भूषण दीवान जी। दीवान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कमर जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके की अभी परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में एक पक्ष लगातार ये कह रहा है कि खामेनेई अब मर चुका है, पूरी तरीके से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी ये कहना चाह रहे हैं और ये अंदेशा जता रहे हैं कि इसके पीछे भी शायद कोई चाल हो सकती है, क्योंकि कोई भी फोटो अभी तक सामने नहीं आया है और ईरान के लिए ही खामेनेई सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है अभी तक। ये सच्चाई है या फिर इसके पीछे कोई साजिश नजर आ रही है आपको? कमर जी, आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। नहीं, ये सच्चाई है और वहां पे सब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। गवर्नमेंट ने भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जा सकता। और 40 दिन की स्टेट मॉर्निंग भी डिक्लेयर हो गई है। और मैं नहीं समझता कि ये इस तरह की र्यूमर अक्सर उड़ा देते हैं बहुत से लोग, ये सोचते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाले, मगर ऐसा है नहीं। वो मर चुके हैं, वो अकेले नहीं मरे हैं, बहुत से लोग उनके साथ मरे हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर की भी हत्या हो गई, आर्मी चीफ की भी, IRGC जो उनके खास मिलिट्री विंग है उसके भी चीफ भी मारे गए हैं। इस तरह से बहुत से लोग टॉप ऑफिशियल्स मारे गए हैं। देखिए, वहाँ के ऊपर मोसाद का इन्फिल्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। अभी नहीं, काफ़ी समय से लगता है कि है। और वो यानी टॉप लीडरशिप तक वो लोग पहुंच गए हैं, उनका इन्फिल्ट्रेशन है। और उसके अलावा वो लगातार चुन चुन के जितने भी ख़ासतौर से एक्सट्रीमिस्ट या हार्ड लाइनर लीडरशिप है ईरान की, उनको वो और सेना यानी जो IRGC जो है, रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि अपने को कहती है कि वो गार्डियन है इस्लामिक रिपब्लिक का, उसके टॉप लीडर्स को ये लोग निशाना बना रहे हैं। उनको काफ़ी कामयाबी भी मिल रही है अमेरिकन को इस उसके अंदर बनाने में। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी यही चाहते थे। रिजीम चेंज अमेरिकन नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि जितनी हार्ड लाइन लीडरशिप है, जो अनकम्प्रोमाइजिंग है, उसको हटा दिया जाए ताकि मॉडरेट वहाँ सत्ता में आ जाए और फिर उनसे कोई डील संभव हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कोशिश ये देखने को मिल रही है दीवान जी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति अब बनी हुई है, अब ऐसे में अली खामेनेई का खात्मा हो चुका है। अब नई तौर पर एक तरीके से जो गद्दी संभालता हुआ नजर आएगा वो शायद बेटा हो सकता है, ऐलान भी हो गया है, लेकिन अब आगे स्थिति क्या बनेगी? देखिए, नया जो बेटा उनका आया है, सेकंड एल्डर सन, और 56 साल की उम्र वाले जो हैं वो आए हैं। तो मेरे को नहीं लगता है वो अपने जो 86 साल के पिता उनके फौत हो गए हैं, उनकी पॉलिसी को छोड़ देंगे। उनकी छवि भी बहुत कट्टरवादी छवि है और उन्होंने तो अपने जलवे दिखाने हैं, अभी जलवे दिखाना चाहेंगे। वो चुपचाप बैठ जाए नहीं करेंगे, वो तो बहुत उससे भी पहले से भी ज्यादा क्रूरता करेंगे, ताकि एक संदेश जाए कि खमैनी चले गए, किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। मतलब ये प्रिंसिपल जो है वो रहेगा उनका। और इसमें क्या होने वाला है कि ये चीज कम से कम जब तक ईरान की फाइटिंग एबिलिटी खत्म नहीं हो जाती पूरी तरीके से, खत्म होने के बावजूद भी ईरान घुटने टेक दे, ऐसा लगता नहीं है। 2500 साल पुरानी सभ्यता है और 250 साल पुरानी अमेरिका से लड़ रहा है। वियतनाम के अंदर भी अफगानिस्तान के लोग झुकते नहीं, यहाँ पे एशिया के लोग। तो ये कितना करेगा इसको? अभी भी घास खा रहे हैं, पानी नहीं मिलता है तेहरान में। तो ये 9-10 करोड़ की आबादी है वहां पे, तो वो तो चुप नहीं बैठेंगे, हालांकि वो इसको सह लेंगे। तो ये जंग कम से कम महीना 1.5 महीना तो और चलनी चाहिए, मेरे को समझ में ये आ रहा है। लेकिन दीवान जी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, अब अमेरिका ये साफ कर चुका है कि ईरान ने अगर कुछ भी क्रूरता वाला कदम उठाया तो फिर अमेरिका ऐसा कदम उठाएगा कि सब चीजें जो है विनाश की तरफ मुड़ती हुई नजर आएंगी। अब देखिए, और भी ऐसे कई देश हैं जिनको खिलाफ तो ईरान कर ही चुका है। अब ईरान जिस तरीके से आप बता रहे कि क्रूरता की अगर हदें पार करता है तो कहीं ना कहीं खात्मा होता हुआ नजर आएगा। नहीं शर्मा जी, खात्मा मतलब क्या? मैं समझा नहीं। एक तरीके से पूरे देश को खत्म कर देंगे? कैसे? कितना बड़ा देश है और इतनी बड़ी आबादी है, कैसे पूरे देश खत्म कर देंगे? न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे ईरान पे? नहीं करेंगे, ये अमेरिका की पॉलिसी नहीं है। तो अमेरिका तो
और बूट्स ऑन द ग्राउंड करेंगे नहीं, एयर स्ट्राइक से आप पूरे देश को तबाह नहीं कर सकते। और जब तक देखिए रजीम चेंज के बारे में सीरियस नहीं थे शुरू से, मैं तो ये आंकलन कर रहा था जैसे वेनेजुला में हुआ, मदुरो को निकाला तो CIA मोसाद ने यहां भी सोच लिया होगा पैक किसको बिठाएंगे, पर ये काम तो किया नहीं इन्होंने। ये तो ईरान का ही बंदा सामने आ रहा है, तो ये जब किया नहीं तो ये कह रहे हैं कंवर जी, क्योंकि जिस तरीके की चीजें लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक पहलू ये भी सामने आता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का कुल मकसद यही था कि खामेनेई का खात्मा, और वो कर भी दिया गया है। अब आने वाले समय में ईरान की तरफ से जो धमकियां दी जा रही है कि हम पूरी तरीके से तेल को यहां पर रोक देंगे, तेल पूरे विश्व में सप्लाई नहीं होगा, और भी ऐसे दुष्परिणाम है जो सामने देखने को मिलेंगे। ये बड़ा मुश्किल है कहना, इसलिए कि अभी भी सत्ता जो है वो हार्ड लाइनर्स के पास है। क्या होगा ये तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। इंटरिम उन्हीं ने लीडरशिप काउंसिल बना दी है जो देखेगी इस मसलों को और आगे बढ़ाएगी। दूसरी बात ये है कि खुमैनी साहब की जो लिगेसी थी उसको आगे बढ़ाना अब आसान काम नहीं होगा हार्ड लाइन लीडरशिप के लिए भी। और दूसरी बात ये कि उनके ऊपर एक थोड़ी सहमति बन गई थी जनता की, जिसमें भी दरार आना शुरू हो गई थी। लेकिन बहरहाल उनके पीरियड में ईरान के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्हीं ने डेवलप किया ईरान का वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है। फिर उसके अलावा ये भी हुआ कि ईरान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर में काफ़ी तरक्की की। 2 मोटर कार्स भी बनाई, मॉडल उनके हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, एक्सपोर्ट भी करने लगे थे कुछ कंट्रीज़ में छोटी मोटी। और वहाँ गाड़ियाँ जैसे यहाँ टाटा की हैं वैसे ही उनकी वहाँ पे उन्हीं ने बना ली थी। हमारे यहाँ बहुत सी कंपनीज हैं, उनके यहाँ केवल 2 ही मॉडल वो बना पाए। सैंक्शन के चलते हुए ईरान में एजुकेशन का काफ़ी स्प्रेड हुआ था। अब मुश्किल ये है कि क्या इजराइल और अमेरिका इनको चांस देंगे। बॉम्बिंग लगातार जारी रहेगी, ये जितना अटैक करेंगे उससे ज़्यादा वो करेंगे अटैक, और उसके चलते हुए मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम आ सकती है लीडरशिप को लेकर। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में परेशानी भी बनी रहेगी। भूषण दीवान जी, आप तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की आहट यहीं से शुरू हो रही है क्या दीवान जी? प्रद्युमन जी, मैं नहीं समझता हूं तीसरा विश्व युद्ध के तरफ चीजें चली जाएंगी। विश्व युद्ध में जब 2 महाशक्तियां जुड़ती हैं आपस में तब होता है। अब तो एक छत्र राज अमेरिका का दिख रहा है, सामने कोई महाशक्ति नहीं है। ईरान तो देख लीजिए कितना महीना, 3 हफ्ते 2 हफ्ते कितना चल पाता है। और देखिए 6-8 महीने से काफी असला ईरान ने इकट्ठा किया हुआ है। कहां से? चाइना के हवाले से, रूस के हवाले से, नॉर्थ कोरिया के हवाले से। अब जब घेराबंदी हो गई ईरान की तो अब वो जो असला तसला आना है यहां से, ईरान, चाइना से, रशिया से, नॉर्थ कोरिया से, वो तो कम आएगा पर कम आएगा। हाँ, ये प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेंगे। प्रॉक्सीज तो HHH में जो है हमास तो ठंडा हो ही चुका है, हिजबुल्ला भी इतना मजबूत नहीं रहा है, हूती फिर भी कुछ दमखम है उनका, उनके पास रेड सी की शिपिंग को भी डिस्टर्ब करने का उनकी नियरनेस है रेड सी में। और बाकी सीरिया में जो है वो गोलान हाइट्स को अटैक कर सकते हैं, वहां भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। और इराक के अंदर मिलिशिया है जो शिया है वहां पे, वो भी तकलीफ दे सकते हैं। तो अब ये बात है कि कितने हद तक ईरान की जो नई सरकार है उन प्रॉक्सीज को भी एक्टिवेट कर पाती है। पर बहरहाल प्रॉक्सी तो एक्टिवेट हो भी सकते हैं क्योंकि उनको तो पूर्ति मिल सकती है रशिया से, चाइना से, लैंड बॉर्डर है। ईरान को मिलना मुश्किल है। तो कितनी देर तक ईरान आगे चल सकता है, तबाही कितनी मचा सकता है। पर मैं तो एक चीज समझ रहा हूं, ये सारा खेल पैसे का है। अभी आपको मालूम है डिफेंस स्टॉक चढ़ गए हैं, हर लड़ाई में चढ़ जाते हैं। शेयर मार्केट गिर जाती है क्योंकि खलबली रिस्क अवर्स होती शेयर मार्केट। गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं, कमल नागर साहब तो बहुत एक्सपीरियंस्ड विदेश में मामलों में हैं, तो देखिए मेरी समझ में तो ये है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद भी हो जाता है जिसमें से कम 15 से 20 मिलियन बैरल्स ऑयल जो है पर दिन निकलता है, और उसमें से 88% तो एशिया में आता है, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। हमको तो $145 बिलियन सालाना खर्च करना पड़ता है हमको ऑयल इंपोर्ट करने में। कुल $400 बिलियन के इंपोर्ट में आधा तो यही है लगभग।
आधे से कम वो है। अब अगर अभी आज $70 पर बैरल चल रहा है, अगर महीने में $100 हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा 1/3, 66 का 100 करे 1/3 हमारा तो चलता है, लंबा टाइम चलता है, तो हमारा तो ऑयल जो इंपोर्ट का बिल है 1/3 बढ़ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट $250 बिलियन हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, नंबर 1। नंबर 2, जितना लंबा चलेगा, ईरान को लंबा चलाएगा, मैं तो कहता हूं ट्रंप भी लंबा चलाएगा, मैं बता रहा हूं क्यों। तो अगर चलेगा तो हमारे जो गल्फ में है उससे 30-35 बिलियन डॉलर हमको रेमिटेंस आते हैं, हर कंट्री से, कतार है, बहरीन है, सऊदी तो बहुत बड़ा है, हर जगह से, तो वो तो आधा हो जाएगा और ऑयल का खर्चा वहां डबल हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्ट हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। और मैं तो ये कह रहा हूं ट्रंप जो है, फिर भी चाहे हूती रेड सी भी बंद कर दें और ट्रंप की बला से, ट्रंप, मेरी समझ में ट्रंप जो है या तो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ ईरान उनका ऑयल पकड़ ले, कैप्चर करेगा 1, और नहीं तो वो क्या करेगा, वो जो उसके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है, एसपीआर कहते हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व्स, जो 400 मिलियन बैरल्स है, ये तो 15 से 20 मिलियन बैरल्स निकलता है पर डे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वो बेचेगा। जो उसने खरीदे पहले $30 पर बैरल पे, उस पर कमाई करेगा। ट्रंप की जो मतलब साख है अपने देश में बड़ी कमजोर है, हर तरीके से, इकोनॉमी से भी, इतनी महंगाई हो गई है, पॉलिटिकल भी, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बातों को रद्द कर दिया है, और हर चीज में कुछ एप्स्टीन फाइल्स और निकली हुई हैं। तो अभी अगले 6-8 महीने, नवंबर जो इलेक्शन होने हैं उस टाइम तक क्या ट्रंप इकोनॉमी ऊपर ला सकता है? वो कैसे लाएगा? ऑयल बेचेगा वो। मैं तो समझता हूं ये काम करेगा। ये सब मनी का गेम है। ये न्यूज ये भी आई है, मैंने रिसर्च थोड़ा किया है, कि इस नेगोशिएशन में जो हुई है 2 जगह, जेनेवा में हुई है, ओमान में हुई है, ईरान काफी कुछ करने को तैयार था। और अभी क्या तैयार था? JCPOA जो ओबामा ने लगाया पहले, श्री ट्रंप जब पहली टर्म में आए 2017 से 21 में, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। अरे ये तो डेमोक्रेट ने, ओबामा ने किया है, हटाओ इसको। अभी वही उस टाइप से बेटर एग्रीमेंट होने वाली थी, वो करने की नहीं उसने। क्या मतलब है? पैसा बना दबाने का काम है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में फिलहाल क्या होता है। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा कि अब स्थिति और खराब होती हुई नजर आ रही है। देखना यह होगा कि ईरान का अगला स्टेप क्या होता है।